जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि आपके जैसे प्री बोर्ड एग्जाम में जिस पैटर्न पर पेपर आएगा उसी पैटर्न पर ये जो पेपर है डिजाइन किया गया है। तो आप लोग जो है पूरा पेपर एंड तक देखिएगा और इसी तरह क्वेश्चंस को अपनी एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर जो पेपर है हमारा टोटल 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो खंड का को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नाटककार है, क्या है, निम्न में से नाटककार है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, रामचंद्र शुक्ल, क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश, क्या हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना विधा है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, कहानी, नाटक, रेखा चित्र, रिपोर्ट, ताज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, क्या हो जाएगा, रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं शिवानी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, यशपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यशपाल, क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है, कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। तो यहाँ पर जो त्रिवेणी है वो एक क्या है, वो एक कविता रचना है, क्या है, कविता की रचना है या फिर काव्य रचना है, काव्य विधा की रचना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमको नहीं दिया गया है, कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। तो अगर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली माने तो ये आत्मकथा हो सकती है, ठीक है। नहीं तो ये क्या है, कविता विधा की रचना है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरे का आ क्वेश्चन, कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। तो कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। ऑप्शंस दिए गए थे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तत्पर्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यंजना, क्या हो जाएगा, व्यंजना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। तो बीसल देव रासो के रचयिता हैं देवसेन, नरपति नाला, विजय सेन सूरी, जिन्नदत्त शूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाला, क्या हो जाएगा, नरपति नाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, यानी कबीर के जो दोहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए थे, दूहा, शबद, साखी, पद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा साखी, क्या हो जाएगा, साखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, साहित्य लहरी रचना है। तो साहित्य लहरी रचना है कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, हरिश्चंद्र की। तो जो साहित्य लहरी रचना है वो है सूरदास की, किसकी है, सूरदास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है। तो छायावाद युग का जो समय है वो 1918 से लेकर 1938 तक माना जाता है, ठीक है। या फिर आपको कहीं 1819 दिख सकता है, 1819 से लेकर 1939, तो वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला घा वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यानी कि एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है? पूरा पढ़ने के बाद जो आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर होता है, वो होता है शीर्षक और लेखक का नाम। तो इसका शीर्षक क्या है? इस शीर्षक का जो पाठ का शीर्षक है, वो है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है? और इसके जो लेखक हैं, वो हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल है, ठीक है? सरल अग्रवाल, ठीक है? इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, वो तो आप इन्हीं से रेखांकित अंश की व्याख्या, अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, कहाँ से स्पष्ट कीजिए, इन सब से आपको ढूंढ के आंसर्स तो लिखने होते हैं। आपको एग्जाम में अलग जो है पैरा आपको किसी भी जो है बुक के किसी भी चैप्टर से दे सकते हैं, तो आपको चैप्टर की समरी आनी चाहिए। वैसे अधिकतर होता यह है कि पहले चैप्टर से आपका आ जाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा आपको इसी में दिया गया, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तात में प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये आपको दूसरा गद्यांश दिया गया है, ठीक है? अथवा वाला अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाले में देखिए क्या पूछा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसके पाठ का नाम क्या है? इसके पाठ का भी नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है? और इसके भी लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल है, ठीक है? रेखांकित इसकी व्याख्या। इस तरह आपको जो है दो गद्यांश दिए जाएंगे, दो गद्यांश में से आपको कोई एक गद्यांश करना होगा, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिजली, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। क्या है? उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक क्या रहेगा? तो शीर्षक आपका रहेगा इसका कामायनी। क्या रहेगा? शीर्षक रहेगा कामायनी, ठीक है? और जो इसके कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है? इसके बाद बिजली के फूल से क्या था? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऊपर पंक्ति है उसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, ठीक है? अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही, अब कहूँ सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है? फिर वही है, शीर्षक इसका क्या रहेगा? शीर्षक रहेगा कैकई का अनुताप से लिया गया। किससे लिया गया है? कैकई का अनुताप से लिया गया है, ठीक है? और जो इसके कवि हैं वो कौन है? तो इसके कवि जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है? ये हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, किसी एक लेखक का साहित्य परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर तीन लेखकों के नाम आपको दिए गए हैं। तीन लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है? इसके बाद है किसी एक कवि का साहित्य परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है? एक कवि का साहित्यिक परिचय दे दिया और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। कवियों के नाम आपको दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर दो आप याद कर लीजिए, इससे पंत वाला और जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेव वर्मा जयशंकर प्रसाद, दो कर लीजिए। दो में आपका 100% एक ना एक आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर में से किसी एक का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का तात्विक समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आपको अथवा करके दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक करना है, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें हमारा का वाला है, श्रवण कुमार का खंड काव्य के निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण दीजिए। तो यहाँ पर दो अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य आते हैं, तो जो भी आपके जिले में जो भी आपका खंड काव्य चलता है उसके आधार पर आपको अपना जो है क्वेश्चन चूज कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है?
तो आपको 2 गद्यांश दिए जाएँगे, तो 2 गद्यांश आपको जो है इसका हिंदी में अनुवाद करना हो संदर्भ के साथ में, ठीक है? इसके बाद इसी में आपको खा पाठ दिख जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं, ठीक है? 2 श्लोक में से आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा खंड खा। क्या आ जाता है? खंड खा आ जाता है। निम्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आंख दिखाना, तो आंख दिखाना का मतलब डराना। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि जरूरत से बहुत कम मिलना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है। निम्न पद्य अथवा गद्य में से किसी एक के पूछे गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको अपठित आपको गद्यांश दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, यानी कि समझ लीजिए इंग्लिश में अपठित गद्यांश दिया जाएगा और अपठित पद्यांश दिया जाएगा। क्या करना है, दोनों में से आपको जो भी उसमें से आता हो वो वाला आप कर सकते हैं। जैसे पहला है इसमें, पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है, नवजीवन का है, तो हम सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कभी कितने कितने दिन बाद घर लौटा, तो कितने दिन बाद, 2 दिन बाद लौटा। इसके बाद किस प्रकार की गंध फैली हुई है, तो निर्जनता की गंध फैली हुई है। काव्यांश की शैली किस प्रकार की है, तो काव्यांश की जो शैली है वो कैसी है, वर्णनात्मक टाइप की है। पड़ी है चारों ओर धूल से क्या तात्पर्य है, मतलब कि घर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ठीक है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, ठीक है? तो दूसरा वाला आप कर सकते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। प्राणी को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, प्राणी को हमेशा चलते रहना चाहिए। मानव विकास की किरणों को वही देख सकता है जो भागता रहता है। क्या है, जो भागता रहता है, ठीक है? देश और दुनिया से हमें नाता जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है? पद्यांश हमने पढ़ा हुआ है, पूरा पद्यांश आप पढ़ेंगे तो इनके आंसर सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। इसके बाद है क्या है, कर्म रहित जीवन क्या है, कर्म रहित जीवन युंग है। देखो लास्ट में आपको दिख जाएगा, कर्म रहित जीवन युंग है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको ऊपर पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला है अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कमल और बादल। क्या हो जाएगा, कमल और बादल। इसके बाद है वर्ण का शब्द का उचित अर्थ है, शब्द समूह रंग वर्ग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक पतंग पद। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, ठीक है? तीनों में से आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद गा क्वेश्चन इसी में आता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वन में रहने वाला जिसे जाना ना जा सके, ठीक है? तो दोनों को में से किसी एक शब्द का आपको चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर वन में रहने वाले को क्या कहते हैं, वन में रहने वाले को हम लोग वनवासी कह सकते हैं, जिसे जाना ना जा सके मतलब कि अज्ञ है। क्या है, अज्ञ है, ठीक है? तो इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है 12 के का क्वेश्चन, करुण अस्वाद श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है? श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। कुंडलिया अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको का खा घा यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, तीनों आपको करने हैं। ये 2-2 नंबर में अथवा करके दिए गए, कोई एक आपको करना है, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में नागरिक को नगर पालिका को पत्र लिखिए अथवा मोहल्ले की सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान के चमत्कार, मोबाइल फोन, आज का भारत, वन संरक्षण, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए, 4 में से किसी एक विषय पर आप जो है निबंध लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्लास 12 का पूरा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है? तो इसी पैटर्न पर जो है आप लोग अपनी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।